नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में बात करेंगे दुनिया की जो इस वक्त आक्रमण का दौर देख रही है। प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है, कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रहे हैं तो कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान को काला कर दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं, तो किसी सरहद पर मदद की पुकार है। लोग उम्मीद की आखिरी डोर थामे खड़े हैं। युद्ध की इस आग का धुआं अब दुनिया की सांसों में घुल चुका है और इस धधकती दुनिया का सच हम लेकर आए हैं युद्ध के हर मोर्चे की आंखों देखी कहानी। ये है आक्रमण, जहां पर हम आपको दिखाते हैं जंग का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखने से डरती है। आज दुनिया की 3 बड़ी तस्वीरें अलग अलग मोर्चों से जंग की 3 तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें जो बताती हैं कि दुनिया एक बार फिर ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ रही है। एक एक करके आपको तीनों तस्वीरें दिखाती हूँ। पहली तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध से सामने आई, समझिए, या जहां पर ड्रोन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी मॉस्को के ऊपर धमाके, कभी क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर वार और कभी यूक्रेन के शहरों पर रूसी ड्रोन बरसते हुए। युद्ध अब टैंकों से नहीं बल्कि छोटे, सस्ते लेकिन घातक ड्रोन से लड़ा जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं में होड़ लगी है। कौन नए ड्रोन बनाएगा, कौन नई तकनीक से हमला करेगा और कौन पहले दूसरे की हवा में मौजूद आंखें और हथियार गिराएगा। ड्रोन अब सिर्फ हथियार नहीं है, पूरे युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। अब जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है और ये तस्वीर रूस और नाटो के बीच की है जो तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाती है। पूर्वी यूरोप में नाटो की सैन्य बढ़ती ताकत तैनाती को यहाँ पर दर्शाता है। रूस ने अपना हथियार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। दोनों तरफ आरोप, चेतावनियां और बयानबाजी तेज हो चुकी है। दिसंबर की ओर बढ़ते हुए सवाल लगातार खड़े होते हैं, क्या ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है? हालात बेहद नाजुक हैं। एक छोटी सी गलती, एक मिस कैलकुलेशन और दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतें सीधे सीधे होंगी आमने सामने। यूरोप की हवा में इस समय युद्ध की गंध साफ तौर से महसूस की जा रही है। और चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ये तीसरी तस्वीर की तरफ। ये तीसरी तस्वीर आई मिडिल ईस्ट से, जहां पर एक बार फिर से बारूद का धुआं उठ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए और लेबनान बॉर्डर पर गोलियां, रॉकेट, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अंदर से सीरिया, बाहर से गाजा, मिडिल ईस्ट कई दिशाओं में एक साथ सुलग रहा है। इजराइल साफ कह रहा है कि हिजबुल्लाह को हम किसी भी कीमत पर समाप्त करेंगे, सीमा पर मजबूत नहीं होने देंगे। और हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल जरा भी आगे बढ़ा तो जवाब पहले से और भी ज्यादा कठोर होगा, विध्वंसक होगा। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर से भड़कने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो ये हैं आज की 3 तस्वीरें। रूस यूक्रेन में ड्रोन का विनाश, रूस और नाटो में उबलता तनाव और मिडिल ईस्ट में इजराइल हिजबुल्लाह की नई भिड़ंत। दुनिया के 3 मोर्चे, 3 संकट और 3 ऐसी आग जिनसे किसी भी समय वैश्विक हालात बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। जी हाँ, खार्किव में रूसी सेना ने ड्रोन अटैक कर दिया है। 180 से ज्यादा ड्रोनों से खार्किव पर तेज प्रहार किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से खार्किव में रूसी ड्रोन आया उसके हमले से तबाही ही तबाही है। रूस ने रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये इसी पूरी तबाही के मंजर को दर्शाती है। और ये दरअसल रूस ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि खार्किव के कुछ इलाकों को सीधे सीधे टारगेट किया गया और यहाँ पर कैसे विध्वंसक ये पूरा हमला था। ये तस्वीरें यहाँ पर लगातार सैनिक जो है वो एक्टिव मोड पे नजर आते हैं। और ये रूस का एक तरह से पैंतरा, रूस ने एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया और इसके साथ ही कहा जाए कि ये युद्ध का एक अलग पड़ाव नजर आता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रूस ने ड्रोन से कितने इलाकों को तहस नहस कर दिया है। जल्दी से समझिए, रूस का खार्किव पर ड्रोन से अटैक था ये। और समझिए कि पुतिन के फरमान पर सेना का बड़ा एक्शन ये सीधे सीधे नजर आया। 180 ड्रोन अटैक से यूक्रेन में जमकर तबाही पुतिन की सेना ने की है। 13 इलाकों पर भीषण प्रहार किए गए हैं।
बंकर जोन को विस्तार देने की रणनीति अब बफर जोन को एक तरह से नजर आती है और पुतिन ये स्पष्ट कर चुके हैं कि बफर जोन और भी ज्यादा विस्तार होगा। अब खास बात जरा समझ लीजिए, खास बात क्या है? पोक्रोवस्क में ये कहा जाए कि बढ़त के बाद में टारगेट पर अब एक तरह से खार्किव है। खार्किव यानी कि यूक्रेन की सबसे दुखती नस अगर यहाँ पर एक तरह से टारगेट करते हैं तो कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की और भी ज्यादा यहाँ पर आक्रामक रूप अपने अख्तियार कर सकते हैं। आइए मैं आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई अपडेट बता देती हूँ कि आखिर इस जंग में अपडेट क्या है, उसे जरा समझिए। बड़ी खबर यह है कि यूएस प्रस्ताव का यूरोप में जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूएस प्रस्ताव पर जमकर यहां पर विरोध नजर आता है। इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी बात समझिए, जेनेवा समिट के साथ में इसके बीच में जंग और भी ज्यादा भयानक होती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईयू का काउंटर पीस प्लान भी एक तरह से तैयार है। चौथी बड़ी बात, खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक सीधे सीधे नजर आता है। और पांचवी बड़ी बात क्या है? पांचवी बड़ी बात, रूस के कई शहरों पर विनाशक ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। रूस की तरफ से लगातार बड़े हमले यहां पर किए जाते हैं तो यूक्रेन भी लगातार उसकी जवाबी कार्रवाई करता है। पिछली रात रूस ने यूक्रेन पर भारी ड्रोन हमला किया जिसने शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया। रूसी ड्रोन की बौछार से इमारतें जली, नागरिक इलाकों में भगदड़ मची और कई जगहों पे कभी रौनक भरे शहर, कभी डरावनी कल्पना बनकर रहते हुए नजर आते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं था, ये एक निर्दयी रणनीति का हिस्सा था जिसमें नागरिक आबादी को जानबूझकर टारगेट किया गया। दूसरी तरफ दुनिया घबरा कर देख रही है और यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पुकार एक तरह से लगाई है। ये रात यादगार बनेगी, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि विनाश हुआ, बल्कि इसीलिए कि ये दिखाती है कैसे ड्रोन युद्ध अभी सीमाओं और मानवीय जीवन की हदों को पार कर रहा है। पिछली रात यूक्रेन पर कयामत बनकर टूटी। रूस ने सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। मिसाइल और बमों की बारिश कर दी है। नतीजा रहा कि मौत, तबाही और दहशत का आलम दिख रहा था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रात भर में रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों पर दागी है। इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सबसे भयानक मंजर लवीव में दिखा, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों ने 2 जिलों को खाक कर दिया। यूक्रेन का लवीव, जहां मौत रात के अंधेरे में उतरी। पांच लोगों की जान चली गई, 4 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, घर तबाह हुए, सड़कें टूट गई, सड़कें सुनसान रही और बिजली गुल। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यहाँ तो 2 जिलों में मिसाइल हमले के बाद अब भी धुएं का गुबार छाया है। स्थानीय प्रशासन की माने तो सार्वजनिक परिवहन घंटों तक ठप रहा और राहत बचाव का काम पूरी रात चलता रहा। दूसरा सबसे बड़ा हमला दक्षिणी शहर ज़पोरिज़िया में हुआ, जहां एक महिला की जान चली गई और 16 साल की लड़की समेत 9 लोग घायल हुए। हमले बेहद योजनाबद्ध तरीके से किए गए। ये आम नागरिकों को डराने
और यूक्रेनी समाज को तोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। इस हमले की एक और भयावह बात यह है कि इसमें सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं थे, बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। बिजली संयंत्र, पानी की सप्लाई और संचार टावर सभी पर हमले किए गए। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और तेज मदद की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का ये कदम यूक्रेन को झुकाने की एक नाकाम कोशिश है। ये हमला तब हुआ है जब दुनिया का ध्यान इस वक्त गाजा और इजराइल के हालात पर था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर नया और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। जब अंधेरे की चादर में ओढ़े यूक्रेन सो रहा था, तब रूस ने अपने इरादों की बिजली गिरा दी। ड्रोन की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की गर्जना और फिर धमाके। रूसी हमलों ने यूक्रेन की बिजली ही छीन ली। रूस और यूक्रेन की जंग अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला बन चुकी है। रूस ने यूक्रेन की विद्युत ग्रिड और प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। नतीजा 50,000 घरों की बिजली गुल हो गई, अस्पतालों की सेवाएं ठप हो गई और आम नागरिकों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। चेरनीहिव शहर जो रूस की सीमा के पास है, वहाँ की ऊर्जा सेवाएं ध्वस्त कर दी गईं। लोग सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। बीमार अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ राख है, हर चेहरा डरा हुआ है और हर आंख में एक सवाल है, हमने गुनाह क्या किया है? यूक्रेनी वायुसेना का कहना है कि रूस ने 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन रूस की तबाही यही नहीं रुकी। रात को रूस ने दागे 500 ड्रोन और 50 बैलिस्टिक मिसाइल। ये हमला युद्ध नहीं, एक मानसिक खेल है, एक साइकोलॉजिकल टेरर है। यूक्रेन ने साफ आरोप लगाया कि रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, मिसाइलें घरों पर गिराई जा रही हैं। ये सीधा आतंक है। ये हमला सिर्फ पावर ग्रिड का नहीं है, ये हमला एक देश की रीढ़ पर था। यूक्रेन की रोशनी बुझाने की साजिश थी, लेकिन क्या ये जंग यूक्रेन का हौसला बुझा पाएगी? रूस की ये रणनीति क्या मानवता के खिलाफ युद्ध है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी सिर्फ देखता रहेगा? जिस आग में यूक्रेन जल रहा था, अब उसी आग की लपटें रूस तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया और निशाना बनाया रूस की तेल डिपो को। वो टैंक फूके जिनसे रूस की जंग चलती है। रूसी मिसाइलों और ड्रोन से तबाह हो रहे यूक्रेन ने अब लंबी दूरी से हमला बोला है और निशाना बनाया है रूस की तेल फैक्ट्रियों को, ईंधन डिपो को और आपूर्ति चैन को। सिर्फ 24 घंटे में रूस के अंदर 3 बड़े तेल भंडारण केंद्रों में लगी आग, हजारों लीटर ईंधन जलकर हुए खाक और अब रूस खुद अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए तरस रहा है। ये हमला सिर्फ जवाब नहीं, ये जंग की दिशा बदलने की कोशिश है। रूस ने जहां यूक्रेन की बिजली सप्लाई, रेल नेटवर्क और वाटर सप्लाई पर हमला तेज किया है, वही यूक्रेन ने अब रूस की ऊर्जा सप्लाई को काटने की रणनीति अपनाई है। सर्दियों की शुरुआत है, यूक्रेन में ठंड बढ़ रही है और रूस बिजली सप्लाई को खत्म करने पर आमादा है। लोगों के पास न बिजली है, न ही गर्म पानी है।
रेल ट्रैक बमों से उखड़ चुके हैं और हॉस्पिटल जनरेटर से चल रहे हैं। यूक्रेन के शात्स्का शहर में हाल ही में हुए हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घरों की छतें उड़ चुकी हैं, खिड़कियां चकनाचूर और दिल दहला देने वाला सन्नाटा चारों ओर पसरा है। दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम इंसानों का। वो मासूम जो ना युद्ध चाहते हैं ना हथियार चाहते हैं, लेकिन बारूद की बारिश में उनकी जिंदगियां जल रही हैं। जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, शहरों के बीच, घरों के बीच और जरूरतों के बीच लड़ी जा रही है। आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब ईंधन की आग, बिजली का संकट और ठंड का आतंक एक साथ हमला करते हैं, तो तबाही की तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन हमलों का करारा जवाब दिया है। यूक्रेन ने अलग अलग शहरों पर बड़े हमले किए हैं। क्रास्नोदार में यूक्रेनी ड्रोन से विध्वंसक हमले की तस्वीर सामने आई है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि कैसे रूस की तरफ से यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई रूस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से की गई। देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर से यहाँ पर नजर आती हैं। ये दर्शाती है कि कैसे यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई नजर आई है। रूस का क्रास्नोदार, यहाँ पर यूक्रेन ने ड्रोन से विध्वंसक हमला किया और देखिए उसके बाद में क्या हुआ। विध्वंसक हमले के बाद में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ लपटों का तांडव, आग ही आग नजर आ रही है। वहीं रूस पर यूक्रेन का विनाशक हमला। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है, रूस पर यूक्रेन का विनाशक हमला यहां पर नजर आता है। और समझिए, मॉस्को के पास में यूक्रेन ने सीधा सीधा बड़ा अटैक किया है। मॉस्को के पास में अटैक करना यानी कि पुतिन को बड़ी चेतावनी ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। यहाँ पर शात्स्काया में तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जिस तरह से मॉस्को के पास में इस ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया, एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, पुतिन अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इसी रूप में हर्ष बुरा होगा। लेकिन पुतिन भी लगातार ज़ेलेंस्की को आंखें दिखा रखे हैं। अपने दर्शकों को बताते चले, रूस का एक सबसे बड़ा जो लाइफलाइन है वो है ऑयल रिफाइनरी, और उसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने कर दिया है तगड़ा प्रहार, तगड़ा आक्रमण। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर यही है कि एक नहीं बल्कि कई बड़े हमले मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाकों में आग लग गई, वहां पर हड़कंप मच गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये किस रूप में बड़ा हमला किया गया और यहाँ पर गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ये बड़ी तस्वीर दर्शाती है कि किस तरह से मॉस्को को टारगेट करके हैं सीधे सीधे ज़ेलेंस्की। और ड्रोन अटैक, इस पूरे युद्ध में रूस और यूक्रेन के बीच में ड्रोन अपने आप में सबसे घातक, ये कहा जाए कि अब हमले के तौर पर नजर आते हैं और बड़े हथियार के तौर पर नजर आते हैं। ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाकों में आग लग गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का आखिर कौन सा इलाका दहल चुका है, किस तरह से पूरा अब और भी ज्यादा युद्ध विध्वंसक होता हुआ नजर आता है। दरअसल मॉस्को, शात्स्काया, नेगोरोड, क्रास्नोदार, ये वो इलाके हैं जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 140
ड्रोन अटैक हुए हैं। और अगर मैं नुकसान की बात करूं तो बताया जा रहा है कि इन 140 ड्रोन अटैक में सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को एक तरह से टारगेट किया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ लपटें नजर आती हैं। अब आप इस स्ट्रेटेजी रणनीति को समझिए। रूस पर दबाव बनाना चाहता है एक तरह से यूक्रेन, दबाव बनाना, आक्रामकता को कम करवाना, एक तरह से ये रणनीति अब ज़ेलेंस्की की नजर आती है। लेकिन आप ये समझिए जिस रूप में ये पूरा युद्ध रूस और यूक्रेन को और भी ज्यादा विध्वंसक हो रहा है, अब 30 दिन में रूस के तेल डिपो को कहां-कहां पर टारगेट किया गया वो भी जरा समझिए। लाइफलाइन को टारगेट कर रखे हैं अब ज़ेलेंस्की सीधे ऑस्क तेल डिपो, करीशी तेल डिपो, नोवा ऑयल, उफा ऑयल रिफाइनरी, इलिस्की ऑयल रिफाइनरी, रियाजान ऑयल रिफाइनरी, सिजवान ऑयल रिफाइनरी, क्रास्नोदोर ऑयल रिफाइनरी, एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी, कुइबेशेव ऑयल रिफाइनरी, ये वो तमाम रिफाइनरीज हैं जहां पर सीधे सीधे पिछले 30 दिनों के अंदर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। तो रूस के ड्रोन हमलों के बीच में अब यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने रातों रात ड्रोन भेजे, रूस के कई इलाकों में ऑयल डिपोज, रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सीधे टारगेट किया और धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, आग की लपटें आसमान छूती दिखी। ये हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि यूक्रेन का संदेश है कि वो रूसी हमलों को खामोशी से नहीं सहेगा। रूस का दावा है कि कुछ ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ने जिस तरह से महत्वपूर्ण ठिकानों को हिट किया, उसने मॉस्को की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, ड्रोन के आकाश में भी लड़ा जा रहा है और दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ बरस रही है आग। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल रूस, लेकिन ड्रोन हमलों ने इस समय मॉस्को को भी परेशान कर दिया है। यूक्रेन की ओर लगातार होने वाले ड्रोन हमलों ने रूस की सुरक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी तेल डिपो, कभी एयरबेस, कभी बॉर्डर के शहर, ड्रोन रूस की रणनीति कमजोरियों को सामने ला रहे हैं। रूस बार बार दावा करता जा रहा है कि उसकी एयर डिफेंस दुनिया की सबसे मजबूत है, लेकिन हाल के महीनों में हालात बताते हैं ड्रोन रूस पर भारी पड़ रहे हैं। कम ऊंचाई, कम लागत और तेज हमले का पैटर्न ड्रोन अब युद्ध का नया मॉडल बन चुके हैं और यही मॉडल रूस की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है, अब रूस क्या करेगा? क्रेमलिन लगातार चेतावनी दे रहा है कि ड्रोन हमलों का ठोस और तीखा जवाब दिया जाएगा। रूस के 14 इलाके एक साथ एक ही रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को थर्राया। जिसकी सेनाएं पूरी दुनिया में ताकतवर मानी जाती है, वो ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आई। नरसंहार की दस्तक है ये, तबाही की आहट है, क्योंकि अब रूस की सरजमी पर यूक्रेन के ड्रोन वार की आहटें तेज हो चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन का कहर रूस पर बरस पड़ा है। न सिर्फ एक दो बल्कि एक साथ 14 रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा रखी है। निचली नोवगोरोड से लेकर
क्रीमिया तक धमाके, आग और दहशत का वो मंजर जो पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। रूस के निजनी में महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां से रूस को मिलते हैं एंटी टैंकर हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और घातक गोला बारूद। वहां बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने सीधा हमला कर दिया। धमाकों की गूंज ऐसी थी कि रात का सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस हमले ने रूस की युद्धक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अफसर अब भी इस हमले से सन्न है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट क्या था। क्रीमिया का तेल टर्मिनल था। जी हाँ, यूक्रेनी ड्रोन ने सीधे उस तेल टर्मिनल को निशाना बनाया जहां से रूस को फ्यूल सप्लाई होती है। टर्मिनल पर लगी आग कई घंटों तक भड़कती रही। रूस की आग बुझाने की कोशिशें मौनी साबित हुई। इस हमले के पीछे एक साफ संदेश है कि यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं, अटैक मोड में आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के गोला बारूद डिपो को भी यूक्रेनी ड्रोन ने उड़ा दिया। ये वही डिपो है जहां से जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी टुकड़ियों को सप्लाई दी जाती है। अब वहां बस राख है और रूस के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रूस की एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्या यूक्रेनी रणनीति में इतनी तेजी आ गई है कि मॉस्को उसे रोक नहीं पा रहा है? क्योंकि ये महज एक हमला नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक हमला, जहां रूस की धरती पर तबाही बरसी और दुनिया ने देखा यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है, वो भी उसी भाषा में जिसमें रूस 2 साल से कर रहा है, यानी कि बारूद की भाषा, बम की बोली। दावा यह किया जा रहा है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वार आने वाले युद्ध की नई तस्वीर होंगे, जहां मिसाइलें नहीं ड्रोन लड़ेंगे और मौत ऊपर से बरसेगी। जंग का ये नया चेहरा है, जहां तकनीक टैंकों पर भारी है, जहां गोला बारूद की फैक्ट्रियां अब महज फैक्ट्रियां नहीं बल्कि दुश्मन की नसें बन चुकी हैं, जिन्हें काटने की तैयारी यूक्रेन ने कर ली है। इस हमले के बाद रूस की सियासत में खलबली है, सेना में बवाल है और दुनिया की नजरें इस ड्रोन वॉर की आग पर टिकी हैं। तो क्या ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? क्या कूटनीति की भाषा अब पूरी तरह दफन हो चुकी है? एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है ड्रोन बनाम डिफेंस का मुकाबला। और ये मुकाबला जितनी तकनीक है उतना ही विनाशकारी भी।
अब देखते रहिए कि कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अपनी जमीन पर लहू से लिखेगा जीत की इबारत। तो वहीं रूस अब एक नए मिशन पर अग्रसर है। रूस का नया शेर MiG-41 मैदान में आने को बेकरार है। वो जेट जिसने टकराने के इरादे की हवा छोड़ दी है। रूस ने अपने MiG-41 प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूपरेखा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये F-35 जैसे स्टील फाइटर को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ये लंबी दूरी इंटरसेप्ट मैच 4+ यानी करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में टूट सकता है। एक ऐसा दहशतनाक आंकड़ा जो मुकाबले की नई तस्वीर खींचता है। MiG-41 को सिर्फ स्पीड का जादूगर नहीं कहा जा रहा। यह नियर स्पेस यानी 80,000 फीट तक पहुंचकर हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यानी रूसी रणनीति में अब मैन एंड मशीन का कहर शामिल है। MiG-41 में एडवांस रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकेंगे। हथियारों के मामले में MPKR TP मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया है। एक बड़ी मिसाइल जो छोटे सब मिसाइल छोड़कर तेज लक्ष्यों पर बरस सकती है। क्या यह हथियार F-35 की स्टील क्षमता को हल निकाल पाएंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस जेट पर लेजर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड साइकिल इंजन जैसे एडवांस तकनीकें हैं। रूस का कहना है कि MiG-41 आर्कटिक डिफेंस रणनीति में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी युद्ध की यह नई शक्ल तो जाहिर है वैश्विक हवा का मिजाज बदल रहा है। स्टील्थ बनाम इंटरसेप्टर, स्पीड बनाम सटीकता और टेक्नोलॉजी बनाम रणनीति। MiG-41 का दावा बड़ा है, दावों का शोर भी बड़ा है, पर असली फैसला आकाश पर ही। रूस पहले ही यूक्रेन के कई शहरों पर लंबी दूरी से मिसाइलें दाग चुका है और विशेषज्ञ का मानना है कि अगर ड्रोन हमले जारी रहे तो रूस अपनी इंटेलिजेंस स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा बेस्ड टारगेटिंग को और आक्रामक बना सकता है। उधर वैश्विक मंच पर भी चिंता बढ़ रही है। नेटो देशों का कहना है कि ड्रोन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं, ये दुनिया की नई चुनौती है। कम पैसों में बड़े हमले और टेक्नोलॉजी से युद्ध का चेहरा बदलता हुआ। रूस कह रहा है ड्रोन हमले ना रोके गए तो यूक्रेन पर कार्रवाई और सख्त होगी। यूक्रेन कह रहा है युद्ध खत्म नहीं और तेज होगा। और बीच में खड़ी है दुनिया।
जो देख रही है कि ये ड्रोन युद्ध के मैदान पर नहीं, पूरी भू राजनीति पर असर डाल रहे हैं। ड्रोन बनाम मिसाइल, टेक्नोलॉजी बनाम ताकत। आने वाले हफ्ते बताएंगे रूस का जवाब कितना बड़ा होगा और ये ड्रोन युद्ध दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण में यूरोप ने ट्रंप के पीस प्लान का विरोध किया है। जिनेवा समिट के बाद में यूरोप ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव एक तरफा है, ये यूरोप की तरफ से बात कही गई है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव एक तरफा, यूरोप ने एक बड़ी बात कही। यूरोप ने ट्रंप के पीस प्लान का सीधा सीधा विरोध किया। और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के 28 पॉइंट का पीस प्लान क्या है। यूरोप ने जिसको लेकर विरोध किया, कैसे नाकाम किया, वो भी जरा समझिए। दरअसल यूरोप ने ट्रंप के पीस प्लान का जमकर विरोध किया है और इसको इस रूप में समझिए। जेनेवा समिट में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध किया गया। यूक्रेन के बाद में यूरोप को शांति प्लान पसंद नहीं आया। पहले तो यूक्रेन भी इस बात को सीधे सीधे नकारता रहा और ये बड़ा एक तरह से पीस प्लान बताया जा रहा था। लेकिन अब समझिए, यूरोप की नजर में ट्रंप का शांति प्रस्ताव एक तरफा है। ये बात एक बार फिर से यूरोप की भी तरफ से कही गई। ट्रंप का शांति प्रस्ताव रूस के लिए ज्यादा मुफीद है, ये एक तरफा झुकाव वाला नजर आता है। शांति प्रस्ताव में यूक्रेन, यूरोप की मांग भी शामिल हो, इस बात पर भी सीधे सीधे जोर यहां पर दिया गया है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं चाहता यूरोप, ये बात भी इसमें स्पष्ट तौर से शामिल कर दिया गया है और ये स्पष्ट तौर से अपनी नाराजगी भी जाहिर की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल और हमास में सीज फायर खत्म हो गया है। अगली वॉर ब्रेकिंग समझ लीजिए। हमास ने इजराइल पर हमले की वार्निंग दे दी है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, इजराइल और हमास में सीज फायर खत्म हो गया है। हमास ने इजराइल पर हमले की वार्निंग दी। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कहा है सीज फायर खत्म, फिर युद्ध की तैयारी। हमास और आईडीएफ ने सीज फायर तोड़ दिया है। हमास की तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें, सीज फायर खत्म हुआ, एक बार फिर से युद्ध की तैयारी है। हमास की तरफ से बड़ी बात कही गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल और लगातार लेबनान के बीच में जो तनाव है उससे जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। इजराइल को लेबनान में बहुत बड़ा हमला है। राजधानी बेरूत में आईडीएफ की भीषण बमबारी यहां पर नजर आती है। देखिए किस तरह से बमबारी के बाद में यहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। आईडीएफ के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान कैसा, चारों तरफ से तबाही का मंजर यहां पर नजर आता है। आप देखेंगे गाड़ियां हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इजराइल का लेबनान में बड़ा हमला है। बेरूत में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान में बड़ा हमला है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर कर दिया गया है। हमले में कमांडर हैथम तबातबाई ढेर हो गया। और आप ये समझिए कि कैसे एक एक करके अब इजराइल हमास के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह को एक तरह से टारगेट पर लिए हुए हैं। और ये कहा जाए कि अब वो सीधे सीधे हिजबुल्लाह के सभी कमांडर्स को टारगेट बनाए हुए हैं। आईडीएफ ने बड़ा हमला किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। हिजबुल्लाह कमांडर को इस दौरान ढेर किया गया है, जानकारी सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हैथम तबातबाई मारा गया। और एक और बड़ी खबर आई, मैं आपको बता देती हूँ, नेतन्याहू ने तबातबाई को हत्यारा बताया है। जी हां, जिस तरह से हिजबुल्लाह कमांडर तबातबाई को मार गिराया गया, इस बीच बड़ी खबर, नेतन्याहू ने तबातबाई को हत्यारा बताया है। इजरायली और अमेरिकियों की हत्या करने का आरोप एक तरह से तबातबाई पर था। आपके अपने दर्शकों को बताते चले, दरअसल हिजबुल्लाह कमांडर तबातबाई जिसे टारगेट किया ये सीधे सीधे आईडीएफ की तरफ से और उसे ढेर कर दिया गया है। 50 लाख का डॉलर का इनाम भी तबातबाई पर रखा गया था। और अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, इजराइल ने बड़ा हमला किया, टारगेट किया आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और ढेर कर दिया तबातबाई, जिस पर 50 लाख डॉलर का इनाम था। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये हैथम तबातबाई कौन था, आखिर जिसको टारगेट किया गया और इस पर क्यों था 50 लाख रुपए, 50 लाख डॉलर का इनाम। हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ तबातबाई, हिजबुल्लाह का ताकतवर कमांडर एक तरह से इसे माना जाता था। और बताया जाता है कि नई कासिम के बाद में दूसरे नंबर का लीडर तबातबाई को ही माना जाता था। वहीं इजराइल पर कई हमलों का मास्टरमाइंड भी तबातबाई को ही माना गया है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी इजरायली नागरिकों की हत्या का भी आरोप तबातबाई पर लग चुका है। अमेरिका की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में तबातबाई का नाम शामिल था। अब यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट भी इसे घोषित कर रखा था और 2018 में 50 लाख डॉलर का इनाम इस पर घोषित किया गया। हिजबुल्लाह की खास रडवान फोर्स का चीफ हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी एक तरह से कंट्रोल और ये कहा जाए विस्तार करने की जिम्मेदारी तबातबाई पर थी। और माना जाता है कि हिजबुल्लाह का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उससे बहुत मजबूत तबातबाई ने किया। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट एक बार फिर से तेज हो चुकी है। गाजा पर इजराइल के ताजा हमले शुरू हो गए हैं। रात भर धमाकों की गूंज सुनाई देती रही और कई इलाकों में धुआं आसमान तक और यहां पर उठता रहा। उधर लेबनान में भी हमले हुए। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में फिर से रॉकेट और एयर स्ट्राइक का विनाशकारी दौर चल पड़ा। सबसे खतरनाक संकेत, ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया। दोनों तरफ सख्त चेतावनियां, दोनों अपने अपने सैन्य मोर्चे मजबूत करने में जुटे हैं। यानी गाजा, लेबनान, तेहरान और तेल अवीव, चारों दिशाओं में आग है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट महसूस की जा रही है। ईरान हुंकार भर रहा है, मिसाइलों की टेस्ट लगातार बढ़ रही है और इजराइल हर कदम पर सतर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ईरान और इजराइल की कहानी नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब को भी इस भू राजनीतिक चक्रव्यूह में शामिल कर लिया है। अमेरिका ने ईरान को घेरने की रणनीति को अब और तेज कर दिया है। पहले इजराइल, फिर सीरिया
और अब सऊदी अरब के माध्यम से अमेरिका लगातार तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है। सऊदी अरब की नजदीकी और बढ़ती ताकत ईरान के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और अमेरिका इस रिश्ते का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। Good night, Gracie. कुछ महीने पहले ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सऊदी किंग सलमान से मुलाकात होती है। वो मुलाकात ऐसे संकेत देती थी ईरान और सऊदी अरब के बीच दूरी को पाटा जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। सऊदी अरब को भड़काकर और उसे मोहरा बनाकर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। खास तौर से 13 जून को जिस फाइटर जेट से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान ने खुद को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए हैं। मिसाइलों के टेस्ट तेज हुए हैं और इजराइल लगातार इस हालात से परेशान है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ स्थानीय तनाव नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भारी भू राजनीतिक टकराव का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था मतलब IAEA भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ईरान ने स्पष्ट रूप से मांग की गई कि वो एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करे। इसमें दो मुख्य बिंदु शामिल हैं। पहला, ईरान को हथियार बनाने लायक स्तर तक संवर्धित अपने यूरेनियम भंडार की विश्वसनीय और सटीक जानकारी देनी होगी। दूसरा, IAEA निरीक्षकों को सभी परमाणु ठिकानों तक तुरंत पहुंच की अनुमति देना होगी। ये प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने पेश किया और इसे भारी बहुमत से मंजूरी भी मिली। यानी ये प्रस्ताव अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से ईरान पर कड़ी दबाव रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन ईरान ने फौरन इसका विरोध किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान ने IAEA को औपचारिक पत्र भेजकर कहा और काहिरा में हुए समझौते को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से प्रेरित और विनाशकारी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्ताव के विरोध में ठोस कार्रवाइयां भी की जाएंगी। ईरान की ये प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि वो मध्य पूर्व में
अपने रणनीतिक हाथ मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है। ईरान की लगातार बढ़ती ताकत और मिसाइल परीक्षण इजराइल के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। रॉकेट और लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण से ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु और सैन्य ढांचे को और भी मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ तकनीकी तैयारी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान दबाव में नहीं है। इधर इजराइल ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और अपने रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा और एयर डिफेंस को मजबूत किया है। इस पूरे खेल में अमेरिका और यूरोप की नजरें भी टिकी हैं। यहाँ मिडिल ईस्ट की नई जंग का चेहरा सामने आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका की रणनीति स्पष्ट है। ईरान को अलग अलग मोर्चों पर घेरना, पहले इजराइल, फिर सीरिया और अब सऊदी अरब। इससे ईरान को लगातार दबाव में रखा जा रहा है, लेकिन ईरान इसका जवाब दे रहा है। मिसाइल परीक्षण, परमाणु ठिकानों की सुरक्षा, क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए यानी मिडिल ईस्ट में ये तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन, तेल की आपूर्ति और परमाणु नियंत्रण पर भी असर डाल सकता है। IAEA प्रस्ताव और ईरान की प्रतिक्रिया साफ है कि ये खेल अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक स्तर का बन गया है। من به گازوی شهرها رو زدم. اینطوری دارن میزنن. Good night, Gracie. तो क्या मिडिल ईस्ट फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका, इजराइल, सऊदी रणनीति ईरान को रोक पाएगी, या फिर ईरान अपनी मिसाइल शक्ति और परमाणु कार्यक्रम के जरिए दुनिया को चौंकाने वाला है? यानी आने वाले महीनों में हालात और भी जटिल और खतरनाक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोप और अमेरिका के दबाव के बीच ईरान अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में अब कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। युद्ध के संकेत, मिसाइलों की आवाज, राजनीतिक बयान और रणनीतिक गहरी बुनाई सब मिलकर मिडिल ईस्ट को एक नई भू राजनीतिक जंग की दहलीज पर खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।